हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है यूजीसी नेट का, ठीक है, 2025 में दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। उसके नोटिफिकेशन कब आएंगे अराउंड, ठीक है, फॉर्म कब तक आएगा, एलिजिबिलिटी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता है। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं अश्योर करता हूं कि कभी भी नहीं भूलोगे कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस चेंज क्या है, उसका क्या सीन है और नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, तो सारे डिटेल की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यूजीसी नेट एग्जाम की, तो आप सबसे पहले फॉर्म कब तक आएंगे, मैं दो सिचुएशन दिखाता हूं। ये आपका दिसंबर 2024 का है ना, ये सिचुएशन जो है दिसंबर 2024 का है। और आप बोलोगे कि सर जो दिसंबर 2024 में हमारा एग्जाम हुआ था ना, वो तो 19 नवंबर को तो फॉर्म ही आया था, है ना। ये याद रखिएगा, लास्ट डेट था जो, अब अगर आपका फॉर्म जो आया था ना वो 19 नवंबर को आया था, ठीक है, और लास्ट डेट जो था वो 11 दिसंबर को था। मैं ये क्या क्यों बता रहा हूं, ये फॉर्म लेट हुआ था, ध्यान रखिएगा, लेट हुआ था इसलिए आपका जो एग्जाम है ना, ये देख लीजिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में हुआ था। ये लेट हुआ था, क्यों लेट हुआ था, क्योंकि इससे पहले जो आपका जून वाला एग्जाम था ना, जून वाला एग्जाम कैंसिल हो गया था कुछ किसी भी रीजन की वजह से, है ना, रीजन डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से वो लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसके बाद दोबारा एग्जाम कराना पड़ा था, उसकी वजह से ये दिसंबर वाला एग्जाम आपका लेट हो चुका था। लेकिन सारी चीज अगर टाइम पर रही, तो अगर मैं आपको दिसंबर 2023 का डेटा दिखाऊं ना, तो आप ये देखिए कि आपका जो फॉर्म आया था यूजीसी नेट का वो 30 सितंबर को आ गया था, ठीक है, क्लियर है। मतलब इस बार हम अगर बात करें तो आपको लास्ट सितंबर में आपके फॉर्म जो है ना वो आ जाएंगे, क्लियर है। और आपका जो एग्जाम का डेट होगा वो दिसंबर में ही होगा कहीं ना कहीं। मतलब ये मान के चलिए कि 10 से 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो आपके लास्ट सितंबर में देखने को मिल सकता है फॉर्म, क्योंकि इस बार कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है और आपका एग्जाम एकदम स्मूथ होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। आपके फॉर्म कब आएंगे इसका जो कंफ्यूजन है आपको दूर हो गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी को लेके। देखो, ये जो एलिजिबिलिटी है ना, जब आप एनटीए का करिकुलम पढ़ोगे तो पूरा करिकुलम मैंने 6 करिकुलम है, 6 एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उसको मैंने मेंशन किया यहाँ पे। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको भी मेंशन किया है आपने, हमने यहाँ पे। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, समझ में पूरी बात आ जाएगी, आई गारंटी, ठीक है, क्लियर है। पहली एलिजिबिलिटी ये कह रही है कि अगर आपने मास्टर डिग्री से मिनिमम 55% किया है ना, देखो राउंडिंग ऑफ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम 54.90 ला रहे हैं तो ये भी तो 55% कहलाएगा, नहीं। एग्रीगेट आपका 55% होना चाहिए, ठीक है। और किस एरिया में, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, सोशल साइंसेस से हो, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक साइंस से हो, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से हो, नॉन क्रीमी लेयर जैसे SC ST या PW या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ये होता है जिसकी जो ओबीसी होता है और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना वो 8 लाख से कम होती है, जो उनके फैमिली अर्न करते हैं, पेरेंट अर्न करते हैं 8 लाख से कम अर्न करते हैं, ठीक है, उनको हम ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, राइट। तो ये ओबीसी है जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आता है। SC है, ST है या PW कैटेगरी का है, तो उसके लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन विदाउट राउंडिंग ऑफ। ये भी नहीं होगा कि हमने 49.90 ला दिया तो वो भी 50% कहलाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब जनरल के लिए आपको 55% चाहिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस है तो 55% चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ST है, ST है, PW है, तो आपको 50% का आपको पूरा मास्टर के अंदर मार्क्स चाहिए, ठीक है। ये हमने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मतलब बताया है कि ओबीसी कैटेगरी के वो लोग होते हैं, वो कैंडिडेट होते हैं जो कि फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं और उनकी जो परिवार की, फैमिली की जो इनकम होती है ना 8 लाख से कम होती है, क्लियर है ना। अगर ओबीसी क्रीमी लेयर की बात की जाए तो ये 8 लाख से ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही है कि रिच होंगे वो, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कब बेनिफिट मिलेगा, जब आप नॉन क्रीमी लेयर के हो। सिमिलरली देखिए, आप दूसरा जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी का, ये सारा का सारा एनटीए के करिकुलम से मैंने लिया है ना। दूसरा जो है आपका कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर या मास्टर्स में है,
याद रखिएगा मैंने क्या बोला। अगर आप मान लो अपना पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप अपने फाइनल में हो, ठीक है, और या आपने एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट जो है ना वो पेंडिंग है या किसी वजह से लेट हो रहा है, तो वो भी आप ये जो कैंडिडेट है टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या बताई गई है कि उनका एडमिशन टेम्पोररी बेसिस पे होगा, है ना, प्रोविजनल या टेम्पोररी बेसिस पे होगा। उनको जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी तभी मिलेगी जब वो मास्टर्स में रिक्वायर्ड नंबर लाएंगे। मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या था आपको कि अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो 55% लाना पड़ेगा और बाकी अदर ओबीसी हो, नॉन क्रीमिलियर या एससी एसटी हो तो आपको 50% लाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ये याद रखिएगा कि मास्टर का जो रिजल्ट है ना, नेट के रिजल्ट के 2 साल के अंदर डिक्लेयर होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं कि जो आपका मास्टर है, किसी भी पीजी कर रहे हो, किसी भी वजहों से रिजल्ट डिले कर रहा है, तो वो आपका रिजल्ट जो है, अगर आपने मान लीजिए नेट दिया, नेट का रिजल्ट आ गया, तो मास्टर का रिजल्ट आपका 2 साल के अंदर डिक्लेयर होना चाहिए और वो भी आपकी परसेंटेज जो मांगा गया है, रिक्वायर्ड परसेंटेज है, उसके अंदर होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका कि अगर किसी कैंडिडेट ने पीएचडी किया है, मान लो कोई कैंडिडेट है ऐसा कि पीएचडी किया है और उसका एग्जाम जो है मास्टर का एग्जाम 19 सितंबर 1991 तक कंप्लीट हो गया था, है ना, रिजल्ट कब आया है इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपने पीएचडी किया है और आप अपना मास्टर का एग्जाम जो है 19 सितंबर 1991 तक आपने कंप्लीट कर लिया था, तो आपको 5% का यहां पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मतलब यह है कि पहले जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, 55% की, लेकिन अब क्या है, 50% चाहिए। लेकिन कब, 1991 से पहले मास्टर कंप्लीट हो और पीएचडी आपने किया हुआ हो, तब आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर पे ये आता है कि कैंडिडेट को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी सब्जेक्ट है, ये एनटीए आपको सजेस्ट करता है कि आपको उसी में नेट का एग्जाम देना चाहिए, है ना। मान लो कि मेरा एमबीए है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मेरा एमबीए है, तो मुझे मैनेजमेंट में देना चाहिए। लेकिन इन केस मान लो मैनेजमेंट नहीं है, मान लो ऐसे भी तो कुछ होगा ना कि मैनेजमेंट नहीं है, तो हम रिलेटेड सब्जेक्ट में एनटीए का जो ब्राउज़र देखोगे तो आपको टेबल दिया गया आइटम नंबर 9 में देखोगे तो उससे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि हमारा मैनेजमेंट नहीं है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो हमारा आइटम नंबर 9 देखेंगे हम, और आइटम नंबर 9 में जो भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है वो कॉमर्स में आता है, तो हम कॉमर्स में नेट दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर कैंडिडेट को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में ही नेट देना चाहिए, पहली बात तो ये, और उनका सब्जेक्ट नेट का सब्जेक्ट लिस्ट आइटम नंबर 9 में नहीं है, तो वो रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है, चौथी कंडीशन एलिजिबिलिटी की है, ठीक है। पांचवी की अगर बात करें तो ओबीसी, जिसको नॉन क्रीमी लेयर हम बोल रहे हैं, या एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो, ओबीसी में कौन, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, क्योंकि आपको वहां पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अटेस्टेड करा के वो सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, ये करनी पड़ेगी। बाकी जो भी इसके अलावा कैंडिडेट है ना, उनको किसी प्रकार की ऐसी डॉक्यूमेंट की या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन सारे कैंडिडेट को ये खुद इंश्योर करना होगा कि वो इस टेस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर बाद में ध्यान रखिएगा कि किसी तरीके से आपको झोलझाल मिलता है या कमीशन ने आपको इन एलिजिबल मान लिया है, तो आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चले अब उसके बाद लास्ट जो है छठे नंबर वाला हमारा, कि जिनके पास पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या तो आपने इंडिया से किया हो, या तो फॉरेन से किया हो, या तो आपके पास डिप्लोमा हो, है ना, फॉरेन डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ठीक है, उन्हें खुद ये इंश्योर करना होगा कि वो रिकॉग्नाइज्ड मास्टर डिग्री की इक्विवेलेंट है ना। जैसे आपने एक मूवी आया था फालतू, ठीक है, फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, ऐसा ही कोई यूनिवर्सिटी है और उसको मान्यता प्राप्त है ही नहीं, है ना। मान्यता प्राप्त कहां से होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, है ना। और इससे अब अगर आपका कॉलेज मान्य नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो आपको जाके ये खुद चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है, हमारा जो कॉलेज है, इससे इसकी मान्यता है कि नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से। समझ में आई बात, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये 6 तो बेसिक से एलिजिबिलिटी हो गए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी एनटीए ने दिया है।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बोला जा रहा है ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो या तो नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, या तो सेट होना चाहिए। ये तीनों अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो पूरे इंडिया में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या आप बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट को पीएचडी डिग्री यूजीसी रेगुलेशन 2009 के हिसाब से मिली है, मान लो कोई एक रेगुलेशन है यूजीसी रेगुलेशन 2009 का, है ना, अगर आपको उस हिसाब से आपको पीएचडी डिग्री की अवार्ड मिली है तो आपको नेट, स्लेट और सेट आपको नहीं देना पड़ेगा, वहां पे एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। क्लियर है ना, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात कि जो कैंडिडेट यूजीसी या सीएसआईआर जेआरएफ 1989 1989 से पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें भी आपको नेट नहीं देना पड़ेगा, वो भी नेट आपको एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है तीसरा नंबर कि अगर आपका सेट एग्जाम है ना, सेट कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपने 1 जून 2002 से पहले सेट क्लियर किया है, मैंने क्या बोला, अगर आपने 1 जून 2002 से पहले सेट क्लियर किया है तो आपको नेट देने की कोई जरूरत नहीं है और आप पूरे इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से एलिजिबिलिटी सुनिएगा, ये बार बार कोई नहीं बताता है, मैं एकदम डिटेल में हिंदी में भी बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है। और अगर आपने 1 जून 2002 के बाद सेट क्लियर किया है तो आप सिर्फ उसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जहां से सेट क्लियर किया है। मतलब ध्यान सुनिएगा कि हमने जून 2002 से पहले सेट क्लियर कर दिया, ठीक है, मान लो 2001 में हमने सेट क्लियर कर दिया तो हम पूरे इंडिया में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। क्लियर है। लेकिन जून 2002 अभी मैंने कोई सेट का एग्जाम क्लियर कर लिया, जैसे गुजरात सेट कर लिया, ठीक है, तो हम केवल गुजरात के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे, है ना, पूरे इंडिया में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है। चले अब हम समझते हैं, देखो एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। एग्जाम पैटर्न में आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर जो होता है ना वो 300 का होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो पेपर 1 की अगर बात की जाए तो 50 इंटू 2 करोगे, 100 इधर हो गया, और पेपर 2 जो हो गया 50 इंटू 2 100 हो गया, तो पूरा मिला के 200 और एक 300। पेपर 2 मतलब 200 और पेपर 1 100, मतलब 300 टोटल नंबर हो गया। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा कि मतलब सेट पैटर्न होता है ना। सेट पैटर्न कैसे पता चलेगा आपको? आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो आपको सेट पैटर्न मिलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, केस स्टडी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका सेट पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। हालांकि इधर बीच पिछले 1-2 साल से असर्शन रीजन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन ये फिर भी आप ये मान के मत चलिएगा कि असर्शन रीजन नहीं पूछा जाएगा, है ना। मैं अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 5 ईयर के आपको पेपर सॉल्व करके ही जाना है, अगर आप इस एग्जाम के लिए लिख रहे हो तो, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर का पैटर्न भी पता चल जाएगा। सिमिलरली हम सिलेबस चेंज करने की बात कर रहे हैं, सिलेबस चेंज की बात कर रहे हैं। देखो जब एनईपी आया था ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वहां पे उस टाइम पे हमारे जो यूजीसी के चेयरमैन थे जगदीश मामिदला, है ना, उन्होंने ये बात उठाई थी कि हमारा जो एनटीए का जो सिलेबस है वो चेंज होना चाहिए, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है सिलेबस चेंज के रिगार्डिंग। जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस रूमर में ना फंसे, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। क्लियर है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको सिलेबस चेंज करना ना हलवा नहीं होता है ना, कि मुंह उठा के कल ही मैंने सिलेबस चेंज कर दिया। समझ में आ रही है बात? सिलेबस चेंज करने के लिए पूरा परमिशन लेना पड़ता है, उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, 6 महीने आपको लगता है। उससे पहले आपको कैंडिडेट को, स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि भैया हम सिलेबस चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस चेंज की, हालांकि मामिदला ने पहले से ही ये एक इंडिकेशन दे दिया है कि हम सिलेबस चेंज करेंगे, तो इस दिसंबर में तो सिंपल बात है कि सिलेबस चेंज होगा नहीं, तो आप दिसंबर के लिए तैयारी करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि अगले साल आपको सिलेबस चेंज कर हो सकता है, लेकिन अभी भी मैं फिर से बता रहा हूं ऑफिशियल ऐसा सोर्स कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक रूमर हमेशा से फैलाई जा रही है, सर नेगेटिव मार्किंग, जल्दी से नेट कर लो, जल्दी से नेट कर लो, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये याद रखिएगा,
टीचिंग एग्जाम में ये जो नेट का एग्जाम है वो नेगेटिव मार्किंग कैरी नहीं करता है, क्योंकि आप नेट अगर एग्जाम देते हो ना तो ये कभी भी इंश्योर नहीं कराया जाता है कि भैया नेट आपने कर लिया आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये केवल और केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपको ये जो एग्जाम है अगर ये क्वालिफाई करते हो तो आपको एलिजिबल बनाया जाता है कि आप इंडिया में किसी भी कॉलेजेस में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले पार्ट पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ये पूरा का पूरा एक अफवाह है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन थी, और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपकी वीडियो, क्या प्रतिक्रिया रही, आप हमें जरूर बताइएगा। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।